नमस्कार। प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। टेक्नोलॉजी और शोध में निवेश बढ़ाने की जरूरत, दैनिक भास्कर। समग्र चर्चा, जरूरी बिजनेस स्टैंडर्ड। भारत में तस्करी की बढ़ती चुनौतियां, जनसत्ता। तलाक का भार, हिंदुस्तान। फिर एक साथ चुनाव की कवायद, राम कुमार सिंह। अब संपादकीय विस्तार से। टेक्नोलॉजी और शोध में निवेश बढ़ाने की जरूरत, दैनिक भास्कर। एक हफ्ते पहले गूगल ने बिलो नामक नई क्वांटम चिप लाकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई क्रांति का आगाज किया। इलोन मस्क जैसे दिग्गज भी इससे अचंभित हैं। जिस काम को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी अरबों वर्षों में कर सकता है, उसे क्वांटम कंप्यूटिंग से 5 मिनट में भी किया जा सकेगा। चीन ने इस टेक्नोलॉजी के लिए 2 साल पहले $15 अरब खर्च करने की घोषणा की थी, जबकि अमेरिका ने 3 अरब और यूरोपियन यूनियन ने $8 अरब खर्च करने का ऐलान किया है। इधर भारत ने भी 2023-24 से अगले 5 वर्ष के लिए $800 करोड़ के बजट वाले क्वांटम मिशन की घोषणा की है। भारत ने इस नई टेक्नोलॉजी पर पकड़ के लिए काफी मेहनत करनी होगी। ना भूलें कि पड़ोसी चीन की जीडीपी हमसे कई 6 गुना ज्यादा है और वह इसका 3% शोध में लगाता है, जबकि भारत मात्र 0.6% खर्च करता है। फिर आज की हालात में परंपरागत तकनीकी ज्ञान में भारत काफी पीछे है। युवाओं के बीच स्किल गैप कम करना देश की सबसे बड़ी जरूरत है। फिलहाल इस क्षेत्र में जो लीड करेगा वही दुनिया पर शासन भी करेगा। एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के लिए भारत को युवाओं की फौज तैयार करनी होगी। समग्र चर्चा, जरूरी बिजनेस स्टैंडर्ड। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया ताकि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सके। एक अलग विधेयक भी पेश किया ताकि विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में भी एक साथ चुनाव कराए जा सके। उम्मीद के मुताबिक ही कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया। मोटे तौर पर ऐसा आधार पर किया गया ये विधेयक संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं और ऐसा करना संसद की विधायी क्षमता के बाहर। विपक्ष ने कुछ अन्य आपत्तियां भी उठाई। मिसाल के तौर पर विधेयक में भारत निर्वाचन आयोग को अतिरिक्त शक्तियां देने की बात शामिल है, जिसका विरोध किया गया। चूंकि संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ऐसे में सभी प्रस्तावित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की उम्मीद की जाती है। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो अगर पहली बैठक के 4 साल बाद सदन भंग होता है तो नया संसद केवल 1 साल के लिए गठित होगा। चूंकि चुनावी प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए सदन का वास्तविक कार्यकाल 1 साल से भी कम होगा। ऐसे निष्क्रिय राजनीतिक दलों में चयन को भी प्रभावित कर सकते हैं। एक संभावना यह है भी कि शायद सदन का एक खास अवधि का कार्यकाल पूरा होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए। इसके परिणाम स्वरूप सरकार विश्वास गंवाने के बाद भी सत्ता में बनी रह सकती है। ऐसा ही राज्यों में भी हो सकता है। इसके अलावा 5 साल के भीतर लोकसभा या विधानसभा के 2 या 2 से अधिक चुनाव होने की संभावना एक साथ चुनावों के आर्थिक तर्क को भी कमजोर करती है। संसदीय समिति के अलावा संसद को भी इन सभी भावनाओं पर चर्चा करनी होगी। भारत में तस्करी की बढ़ती चुनौतियां, जनसत्ता। देवेंद्र राज सुधार। भारत में तस्करी आज एक बड़ी समस्या बन गई है, जो सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक स्थिति, समाज और पर्यावरण पर भी असर डाल रही है। तस्करी का प्रभाव केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहता, यह पूरे देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य, समाज और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI की ओर से जारी रिपोर्ट भारत ने तस्करी 2023-24 में तस्करी की बढ़ती घटनाओं के बारे में चेतावनी दी गई है और इसके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत बताई गई है। भारत में तस्करी के कुछ मुख्य स्रोतों के मार्गों में बदलाव आ रहे हैं। तस्करी के दुष्प्रभाव समाज और देश पर गहरे रूप से पड़ते हैं। मादक पदार्थों, सोने, कीमती रत्नों और वन्य जीव उत्पादों की तस्करी से राजस्व में भारी कमी होती है। जब ये वस्तुएं अवैध रूप से आयात या निर्यात होती हैं तो सरकार को उनका कर और शुल्क नहीं मिल पाता, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि बाधित होती है। दूसरी ओर मादक पदार्थों की तस्करी विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि ये युवा पीढ़ी को नशे की लत में डाल देती है। नशे के कारण युवाओं में अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती हैं बल्कि समाज में असंतुलन का कारण भी बनती हैं। तलाक का भार, हिंदुस्तान। अतुल सुभाष की खुदकुशी के साथ एक युवा दाम्पत्य जीवन की जैसी गिरहें खुलकर सामने आई। उनसे वैवाहिक जीवन को लेकर एक देशव्यापी बहस
छिड़ गई थी, मगर इस पर जारी सामाजिक विमर्श अभी शांत नहीं पड़ा था कि हरियाणा में करनाल से आई एक खबर ने न सिर्फ सबको चौंका दिया बल्कि विवाह संस्था से जुड़ी बहस को एक नया रुख दे दिया। करनाल की एक 73 साल की बुजुर्ग महिला ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर न सिर्फ तलाक किया बल्कि मुआवजे के तौर पर किसान पति से 3 करोड़ रुपए भी हासिल किए। जैसे के ब्यौरे हैं, 70 वर्षीय किसान पति को मुआवजा राशि जुटाने के लिए अपने खेत बेचने पड़े और अब वे 44 साल के दाम्पत्य जीवन से आजाद हो गए। हालांकि दोनों 2008 से ही अलग रह रहे थे, मगर 3 संतानों की उपस्थिति भी उनके बीच पुल का काम ना कर सकी। यह खबर इसलिए अधिक हैरान करती है क्योंकि ग्रे डाइवोर्स यानी वरिष्ठ दंपतियों में तलाक की मांग महानगरों की सीमा लांघकर अब छोटे शहरों कस्बों तक पहुंचने लगी है। 25 वर्ष से अधिक समय तक वैवाहिक जीवन में रहने के बाद संबंध विच्छेद की घटनाएं पश्चिमी संस्कृति में आम बात रही हैं। हाल ही में प्यूस रिसर्च ने अपने एक अध्ययन में बताया था कि अमेरिका में पिछले 2 दशकों से जितने भी तलाक हुए उनमें से 40% मामलों में दंपति 50 वर्ष से अधिक उम्र के थे। भारत में आधिकारिक आंकड़े भले उपलब्ध न हो, मगर परिवार कानून से जुड़े वकीलों की माने तो पिछले 5 वर्षों से ग्रे डाइवोर्स के मामले में लगभग 40% की वृद्धि हुई है और इनमें से करीब 75% मामलों में महिलाएं इसकी पहल करती हैं। साफ है कि बढ़ती महत्वाकांक्षा सिर्फ युवा दंपति के रिश्ते में ही दरार नहीं डाल रही बल्कि अधेड़ उम्र के जोड़ों को भी एक दूसरे से शिकायतें बढ़ा रही हैं। ऐसे में सामाजिक संस्थाएं व सरकारी निकायों को उम्र दराज लोगों को काउंसलिंग की सुविधा मुहैया करानी चाहिए। जब वृद्धा आश्रम वाले समाज की तुलना में मजबूत परिवार संस्था वाले समाज की अहमियत पश्चिम समझने लगा है तो फिर हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारें। फिर एक साथ चुनाव की कवायद। राजकुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। यह संयोग ही है कि जब संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष एक दूसरे से कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तभी 129वां संविधान संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक एक देश एक चुनाव संबंधी है। बेशक मोदी सरकार की यह मंशा पुरानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ आनंद फानंद में हो रहा है। 18वीं लोकसभा के चुनाव से पहले ही 2 दिसंबर 2023 को मोदी सरकार ने इस बाबत पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। समिति ने 15 मार्च 2024 को 18,624 पृष्ठों की अपनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी, जिसे 18 सितंबर को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन और उनके बाद गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों से अनुमान लगाया जाने लगा था कि संसद के शीतकालीन सत्र में यह विधेयक आ सकता है। बहरहाल साल 2014 में अकेले दम बहुमत के साथ केंद्रीय सत्ता में आने और फिर देश के कई राज्यों में भी अकेले दम पर गठबंधन सहयोगियों के साथ सुविधाजनक बहुमत की सरकारें चलाते हुए भाजपा को लगता है कि एक साथ चुनाव की प्रक्रिया में वापस लौटा जा सकता है, पर उसके लिए 2/3 बहुमत जुटाना आसान नहीं होगा। धन्यवाद।